Hello everyone, welcome to Naukar. Now, previously we have done some activities and some separation method. ठीक है, now go for the next topic. This is how can we obtain different gases from air. ठीक है, अभी आप लोगों ने लिक्विड गैसियस ऐसे जो सॉल्यूशंस थे उसमें जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको कैसे सेपरेट करना है वो तो सब कुछ आपने आगे देख लिया, सारी मेथड्स जो है वो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, फिर डिस्टिलेशन है, ठीक है। सो ये सारी मेथड्स जो है उसमें आप लोगों ने देखा कि कोई भी सॉल्यूशन आपको गिवन है, कोई भी सब्सटेंस गिवन है, उसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स आपने देखी, एक्टिविटीज़ देखी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि एयर जो होती है, अभी आप लोगों को पता है कि एयर में तो बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो बहुत सारे गैसेस जो है, ठीक है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाउ कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अभी डिफरेंट गैसेस चाहिए, देन ऑब्वियसली सारे गैसेस को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional distillation. क्या बोला गया इसमें, air is a homogeneous mixture. obviously एयर तो होमोजीनियस है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है फिर वहाँ पे कोई और गैस है फिर आगे कोई और गैस है, ऐसा तो है नहीं। सारे गैसेस जो है वो होमोजीनियसली सब जगह पे इक्वली स्प्रेड हुए हैं, ठीक है, and can be separated into its components by fractional distillation, ठीक है। सो यहाँ पे उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम दैट मीन्स जो गैसेस है, गैसेस के जो कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक फ्लो डायग्राम गिवन है, ठीक है, विच शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज द एयर। अभी देखो, वी नो दैट कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा पूरा सराउंडिंग एयर होती है, ठीक है। अभी एयर क्या है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अभी देखो क्या करना है, एयर जो है उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, ठीक है, कि कंप्रेस करने से क्या रिजिड वो बन सकता है कि नहीं बन सकता, ठीक है। एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अभी प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा लगाना है, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अभी देखो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, एयर है, एयर दैट मीन्स गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे यानी कम करेंगे, सो हमको क्या मिलेगा, लिक्विड एयर मिलेगी, ठीक है। देन अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम। देन आफ्टर क्या करना है आपको, ये जो हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, वो जो कॉलम है, ठीक है, उसको धीरे धीरे क्या करना है, उसको गर्म करना है। दैट मीन्स उसका टेम्परेचर जो है वो हाई करना है, उसको वार्म करना है। ओके, देन गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। दैट मीन्स हमारा जो ये डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट हाइट्स पे हमें डिफरेंट गैसेस सेपरेटली मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है ऑक्सीजन, आर्गॉन एंड नाइट्रोजन। आपको टेबल में 3 गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ऑक्सीजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -183। अभी ये जो है वो डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। सो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -183 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों को ऑक्सीजन सेपरेट मिल जाएगा। फिर -186 डिग्री सेल्सियस पे आर्गॉन मिल जाएगा, एंड -196 डिग्री सेल्सियस पे हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा। अभी प्रेशर की बात करें, सो परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, कितने परसेंटेज, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 20.9%, आर्गॉन के लिए 0.9% एंड नाइट्रोजन के लिए 78.1
परसेंटेज। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो कितना है एटमॉस्फेयर में 21%, यानी विच इज़ अप्रोक्स 20.9% ऑल्सो, ठीक है। 21% ऑक्सीजन होता है, 0.9 यानी 1% आर्गोन होता है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, दैट मीन्स 78.1 विच इज़ अप्रोक्स टू 78% ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको 3 गैसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है। ये उसका वॉल्यूम है कि एयर में उसका कितना लेवल है, यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, नाउ if we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. Obviously, अभी देखो आपको क्या करना है कि एटमॉस्फेयर में से सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई गैस चाहिए एटमॉस्फेयर में से, एयर में से, तो आप लोगों को क्या करना है, एयर के अंदर जितने भी गैसेस है उन सबको सेपरेट करना पड़ेगा। उन सबको आप सेपरेट करोगे तब जाके आपको ऑक्सीजन है वो भी सेपरेटली मिल जाएगा। ऐसी तो कोई मेथड नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हम एयर में से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सारे गैसेस को सेपरेट करना पड़ेगा। The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air। अभी देखो क्या है इसमें, एयर जो है उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है, ठीक है। कैसे कंप्रेस करेंगे, जब उसके ऊपर प्रेशर करेंगे तो वो ऑब्वियसली कंप्रेस हो जाएंगे। दैट मीन्स उसका प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ही वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। देन कूल्ड, फिर क्या करना है, उसको कूल करना है। अगर उसको कूल करेंगे दैट मीन्स उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। दैट मीन्स उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, सो वो कूल होता जाएगा और वो हमें कौन से फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ओके, so this liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column where gases get separated at different heights depending upon their boiling points। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे एयर जो है, ठीक है, सो एयर के ऊपर हम प्रेशर जितना ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, उतना वो कंप्रेस होगा, और जितना टेम्परेचर जो है उसको लो करेंगे तो वो एयर जो है वो कूल होती जाएंगी। और हमारा जो दैट मीन्स हमारा जो एयर है जिसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमें गैसियस फॉर्म में से ये जो है हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। सो ऐसी जो लिक्विड एयर है, ठीक है, यहाँ पे हमें जो लिक्विड एयर मिली, वो लिक्विड एयर जो है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अगर धीरे धीरे उसको गर्म करते जाएंगे, ठीक है, सो उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से सारे गैसेस जो है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। यहाँ जो हमें लिक्विड एयर मिली उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सो उसमें उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सारे गैसेस जो है वो सेपरेट होते जाएंगे। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा गैस सेपरेट होगा, ऑक्सीजन होगा कि नियॉन होगा कि आर्गन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा। तो फॉर दैट आप लोगों को सबके बॉइलिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट की जो थ्योरी है मैंने आप लोगों को वो प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट एंड अबव आपको एक टेबल भी गिवन है, ठीक है। सो इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। देन आफ्टर विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। अभी देखो ऐसा कौन सा गैस है, ऐसा कौन सा गैस है जो
एयर जो है उसको हम कूल करेंगे यानी कि ठंडा कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कौन सा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सो इसका भी आंसर आपको लिखना है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर, और ये फिगर किसकी है? सो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ठीक है। एयर जो है, ठीक है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कैसे सेपरेट करते हैं वो पूरी प्रोसीजर यहाँ पे होती है। आपको इस फिगर में पूरी प्रोसीजर जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये फिल्टर होता है, फिर यहाँ से एयर आएगी, यहाँ पे एयर जो है उसको प्रेशर मिलेगा, सो एयर अंडर प्रेशर। देन आफ्टर ये जो प्रेशर के बाद उसको हम गर्म करेंगे तो हॉट एयर जो है वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ से वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ अंदर पूरी हॉट एयर होंगी, और नीचे जो है विच इज़ फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, ठीक है, और यहाँ से वाटर आउट, ऊपर से बाहर निकल जाएगा पानी जो है वो, ठीक है। और नीचे से ये जो फ्रीजिंग कोल्ड यानी जो ठंडा पानी है वो अंदर जाएगा, और ऊपर से जो गर्म पानी है, ठीक है। दैट मीन्स सिंपल यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है, बट वाटर यानी पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज अ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। ड्राई आइस जो होता है विच इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो ऐसा आइस होता है कि वो इंस्टेंट नहीं मेल्ट होता, जैसे कि हमारा रेगुलर आइस जो होता है हमारे फ्रीज़र में, ठीक है, उसको हम बाहर ले लेते हैं फ्रीज़र से तो वो तुरंत मेल्ट होने लगता है और पानी उसमें से बनने लगता है। बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ड्राई आइस है, ठीक है, वो इतनी जल्दी नहीं मेल्ट होता, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ड्राई आइस है, नॉर्मल आइस नहीं है। और जो आइसक्रीम वगैरह सब कुछ जो सप्लाई करते हैं उनके पास जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, उसमें ये ड्राई आइस यूज़ होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में तो क्या कि आइसक्रीम लेके कोई जा रहा है और वो पूरा अगर पिघल जाएगा तो कौन खरीदेगा उसको, ठीक है। अगर वो एक बार पिघल गया तो पहले जैसा तो बन नहीं सकता वो, फिर आप कितनी भी देर उसको फ्रीज़र में रखो तो पहले जैसा वो नहीं बन पाएगा। सो उसको एज इट इज़ उसकी पोजीशन जो है उसको रखने के लिए ड्राई आइस का यूज़ होता है। यहाँ पे कोल्ड वाटर जो है, ठीक है, वो कंप्रेस की हुई कोल्ड एयर जो कंप्रेस की गई हुई है वो यहाँ से पास होगी। देन आफ्टर ये क्या है हमारा सेपरेटर, ठीक है, जो सेपरेट करेगा, यहाँ से लिक्विड एयर जाएगी। देन आफ्टर नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से आर्गोन बाहर निकलेगा, और ये जो बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपांशन जेट। क्या बोलते हैं? एक्सपांशन जेट। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम जो मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डिफरेंट हाइट्स पे जो गैसेस है वो बाहर निकल जाएंगे। ओके, और बाकी बचा जो लिक्विड है वो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल? अभी देखो आपको क्या चाहिए? प्योर कॉपर सल्फेट, ठीक है, और किसमें से? तो कोई इम्प्योर सैंपल है, ठीक है, उसमें से आपको प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए। सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 grams impure sample of copper sulfate in a china dish। सबसे पहले जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ भी हो सकता है मिक्सिंग, ठीक है। सो वो सबसे पहले आपको क्या करना है? अराउंड 5 ग्राम आपको चाइना डिश में लेना है, उसको डिज़ोल्व करना है इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी बहुत कम पानी में इसको डिज़ोल्व करना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, फिर उसको क्या करना है? फिल्टर करके जो इम्प्योरिटीज़ है उसको दूर करना है, जितनी हो सकती है उतनी। इवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? दैट
we have already done saturated solution. Okay, so evaporate water from the copper sulfate solution so as to get a saturated solution. That means यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए हमको क्या करना है कि कॉपर सल्फेट जो है उसमें इवापोरेट कर देना है कि इसको वाटर को, ताकि उसके अंदर जो डिज़ोल्व करने के लिए जो वाटर डाला था, ठीक है, सो वो भी इवापोरेशन से निकल जाएगा. ठीक है, सो हमने वाटर में डिज़ोल्व क्यों किया? अगर उसको इवापोरेशन से निकालना ही था तो उसको डिज़ोल्व क्यों किया? क्योंकि फ़िल्टर करने के लिए. अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करके फ़िल्टर करेंगे तभी तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकल पाएगी. अदरवाइज़ जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसको हम डिज़ोल्व नहीं करेंगे एज इट इज़, तो कैसे वो उसमें फ़िल्टर होगा? नहीं हो पाएगा ना. ठीक है, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए क्या करना है? वाटर जो है कॉपर सल्फेट के अंदर उसको इवापोरेट करना है. देन कवर द सॉल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर and leave it undisturbed at a room temperature to cool slowly for a day. क्या करना है? अभी जो हमारा सॉल्यूशन है उसको कवर करना है. किससे कवर करना है? फिल्टर पेपर से. ठीक है, सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर करना है और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए एट द रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे. यानी रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा करने के लिए 1 डे उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देना है. ओके, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश. दैट मीन्स जो चाइना डिश है उसके अंदर हमको क्या मिल जाएगा? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. सो इस तरह से हमने कॉपर सल्फेट में से जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको सेपरेट कर दिया और हमारा प्योर कॉपर सल्फेट जो था वो हमें मिल गया. ठीक है, सो इस पूरी मेथड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दैट आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसके आंसर अगेन आपको लिखने होमवर्क में. देख लेते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश? चाइना डिश में आपको क्या दिख रहा है? आपने क्या देखा उसमें? डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक? जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स वो सिमिलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश? दैट मीन्स चाइना डिश के अंदर जो लिक्विड में अगर आपके पास कोई क्रिस्टल्स है, लिक्विड में अगर क्रिस्टल्स है चाइना डिश के अंदर, तो उसको कैसे सेपरेट करोगे? ऑब्वियसली लास्ट में हमने वही देखा. ठीक है, सो इसके आंसर्स जो है वो आपको होमवर्क में लिखने हैं. नाउ द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स. क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? सॉलिड्स के लिए. अभी देखा हमने कि कॉपर सल्फेट जो था हमारे पास सॉलिड था. ठीक है, सॉलिड जो है ना तो उसको फिल्टर कर सकते हैं ना तो उसमें से इम्प्योरिटीज़ दूर कर सकते हैं. तो हमने क्या किया? उसको वाटर में डिज़ोल्व किया एंड फ्रॉम अबव प्रोसेस हमको जो हमारा प्योर कॉपर सल्फेट था वो मिल गया. दैट मीन्स क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हमको सॉलिड फॉर्म में जो भी कुछ होता है, ठीक है, जो भी क्रिस्टल होता है वो हमको प्योर मिल जाता है. ठीक है, सो द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स. Now, for example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. ठीक है, ऑब्वियसली अभी सी वाटर में से हमको जो सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है, सो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है. ठीक है, जैसे कि सॉइल भी होती है, फिर दूसरा बहुत सारा रबिश, ठीक है, कचरा वगैरह सब कुछ होता ही है उसके अंदर. तो वो तो डायरेक्ट थोड़ी हम खाने में यूज़ करते नहीं करते, तो सबसे पहले उसको प्योर करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये जो मेथड है हमारी क्रिस्टलाइजेशन मेथड, वो यूज़ करके हम जो सॉल्ट है उसको प्योर बना सकते हैं. सो टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is used.
crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution. That means crystallization method क्या है? is a process, कौन सी प्रोसेस है वो क्या करती है? that separates a pure solid, ऑब्वियसली वो प्योर सॉलिड जो है उसको सेपरेट करती है, किस में से? इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। उसका जो पहले का जो सॉल्यूशन होता है इम्प्योरिटीज़ वाला, उसमें से हमें जो प्योर क्रिस्टल्स जो है, ठीक है, वो देती है। सो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो देखी हमने, ठीक है, वो जो सिंपल इवापोरेशन टेक्निक है उससे बेटर है, और उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट केट ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है? सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर। अभी देखो हो सकता है कि कोई सॉलिड्स ऐसे भी हो जिसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, और किसी का पॉसिबल है कि नहीं भी हो डिकम्पोजिशन। ओके, सो क्या बोला इसमें? हाँ, लाइक शुगर जो है, ठीक है, मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। अभी उसकी ड्राइनेस जो है, ठीक है, दैट मीन्स उसको बहुत गर्म किया, ठीक है, शुगर की बात की गई है उसमें। अभी जब तक वो एकदम ड्राई नहीं हो जाता तब तक उसको गर्म किया, तो वो कैसा हो जाएगा? चार्ड, यानी पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। सो सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन even after filtration on evaporation. These contaminate the solid. That means what? कि यहाँ पे ऐसे impurities होती है, may remain dissolved in the solution even after filtration. That means filtration के बाद भी ऐसी impurities होती है जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, सो उसमें से वो सेपरेट नहीं होती। सो ऑन इवापोरेशन दिस कॉन्टेमिनेट द सॉलिड। दैट मीन्स ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, सो ये क्या करती हैं? हमारा जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, उसको वो इम्प्योर करती है। इवापोरेशन से क्या करती है? इम्प्योर करती है। ओके, now there are applications. Purification of salt that we get from sea water. Obviously हमने ऊपर देखा कि हमें सी में से जो सॉल्ट मिलता है, ठीक है, उसमें से उसका प्योरीफिकेशन करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ होती है। देन सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम यानी यहाँ पे लिखा है ना फिटकरी, यानी हमारी लैंग्वेज में हम उसको फटकड़ी बोलते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट आता है, ठीक है, सॉल्ट यानी मैं सॉल्ट के क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। अभी आप घर पे जो सॉल्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो क्रिस्टल्स नहीं है, ठीक है, उसको क्रश किया जाएगा फिर आप यूज़ करोगे उसको। सो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वैसे ही हमारी ये जो फिटकारी है, यानी कि फटकड़ी बोलते हैं, जिसको एलम भी बोलते हैं, ठीक है, वो ऐसी ही होती है। सो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स। इम्प्योर सैम्पल्स में से भी उसको प्योर कर सकते हैं। सो thus by choosing one of the above methods according to the nature of the components of a mixture we get a pure substance. आगे हमने बहुत सारी सेपरेशन की मेथड देखी, डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स उसमें मिक्स थे, गैसेस के बारे में भी देखा, सॉलिड के बारे में भी देखा। तो आपको जो सब्सटेंस गिवन है वो कैसा है, उसके बेस आपको कोई पर्टिकुलर मेथड जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट वो यूज़ करके उसका सेपरेशन करना है, ठीक है, फॉर व्हाट? टू गेट अ प्योर सब्सटेंस। ओके, सो विथ advancements in technology, many more methods of separation techniques have been devised. Obviously अभी देखो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है और बहुत शॉर्ट टाइम में आपका
काम जो है वो ख़त्म कर दी है। ठीक है, जैसे कि अभी बात करो, ये जब मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल से अभी आप पढ़ रहे हो जैसे, ठीक है, फिर मैसेजेस या तो कुछ आपको कहीं से कुछ मंगवाना है, किसी से बात करनी है, ठीक है, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसी बहुत सारी मेथड्स आगे भी आ सकती हैं, ठीक है, जो सेपरेशन को है एकदम ईजी बना देगी। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। अ फ्लो डायग्राम ऑफ a typical water works is shown in figure 2.13. From this figure, write down the processes involved to get the supply of drinking water to your home from the water works and discuss in your class. अभी देखो, आपको पीछे एक फिगर गिवन है, वो किसकी फिगर गिवन है कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि सिटीज़ में क्या होता है कि पीने का जो पानी है, यहाँ पे आपको फिगर गिवन है, ठीक है, सिटी में क्या होता है कि पीने का जो पानी है वो कहाँ से आता है, वाटर वर्क्स में से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है, कि ये जो रिजर्वॉयर है वहाँ से पानी जो है वो कैसे पूरा फिल्टर होके क्लीन होके उसमें से कचरा जो है, ठीक है, वो सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करके आपके घर तक यहाँ पे पहुँचाया जाता है। वो पूरी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे गिवन है। सो देखते हैं उसको। सबसे पहले रिजर्वॉयर, ठीक है, यहाँ से पानी हमको सप्लाई होना स्टार्ट होता है। देन आफ्टर क्या होता है यहाँ पे, ये जो है दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टू अलो सॉलिड्स टू सेटल, जो सॉलिड्स होते हैं वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े सॉलिड्स भी होते हैं, छोटे सॉलिड्स भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं छोटे छोटे। सो वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, यानी ऐसी इम्प्योरिटीज़, ठीक है, जो पानी के अंदर, ठीक है, दैट मीन्स उसका फिल्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। सो ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी और इसको हम बोलते हैं लोडिंग टैंक, ठीक है। देन आफ्टर ये जो फिल्ट्रेशन टैंक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं हो पाएगा दैट मीन्स छोटी नहीं उतनी बड़ी होती है कि इजीली आपको फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे तो उससे भी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्लियरली आप लोगों को विद नेक डाइट आप लोग देख सकते हो कि ये सारी इम्प्योरिटीज़ है। सो वो सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे सेटल डाउन होके यहाँ से रिमूव हो गई। फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन, अभी देखो फिल्ट्रेशन यहाँ पे वाटर जो है वो होके आता है, फिर भी हम लोग घर पे फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, फॉर अवर सेटिस्फैक्शन, ओके। सो फिल्ट्रेशन टैंक जो है वहाँ पे आपको क्लियरली शोन है वाटर, उसके नीचे फाइन सैंड, उसके नीचे ग्रेवल एंड उसके नीचे कोर्स ग्रेवल, ठीक है। दैट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़े ग्रेवल होते हैं, उसके ऊपर छोटे, देन उसके ऊपर सैंड जो होती है वो इससे लाइटर होती है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर होगी, एंड उससे भी ऊपर क्या होता है हमारा वाटर। दैट मीन्स ये जो फिल्ट्रेशन टैंक है वहाँ सारे इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे बैठ जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएगी, और हमारा जो वाटर है वो यहाँ से आगे सप्लाई होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, वाटर तो हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। सो ये जो है वो क्लोरीन वाली टैंक है, ठीक है। दैट मीन्स क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया, दैट मीन्स हमारा जो वाटर है वो यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, और जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे बैक्टीरिया यहाँ पे मर जाएंगे, एंड देन आफ्टर यहाँ से जो क्लीन पानी निकलेगा वो हमारे घर तक सप्लाई हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। ये फिगर्स जो मैंने आप लोगों को ये 2.13 करवाई, बिफोर दैट 2.12 जो है विच इज़ द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ये पूरी फिगर है। एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्टिविटीज़, क्लास वर्क जो भी मैंने करवाया वो सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है विद द फिगर, okay। So see you next lecture, till then goodbye, take care।